अब इसमें हम जो है आपका लिमिटेशन देखेंगे किसका, इनपुट आउटपुट मॉडल का। इससे पहले हम आपका जो इनपुट आउटपुट मॉडल है लियोंटिफ, उसका मीनिंग जान चुके हैं, उसके हम एजम्पशंस भी जान चुके हैं, इम्पोर्टेंस क्या होता है ये भी डिस्कस कर चुके हैं, और इस पार्ट में हम जानेंगे कि क्या लिमिटेशंस होती है आपकी इनपुट आउटपुट मॉडल है जो आपका, उसका इकोनॉमिक एनालिसिस में। देखो, जो आपका लियोंटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल एक वैल्यूबल टूल है, लेकिन इसकी फिर भी कुछ लिमिटेशंस है जो इसकी एक्यूरेसी को और इसकी एप्लीकेबिलिटी है रियल वर्ल्ड में वो कहीं ना कहीं लिमिटेड करती है। तो वन बाय वन करके जानते हैं। पहला है आपका एजम्पशंस ऑफ फिक्स्ड इनपुट कोफिशिएंट्स। देखो, जो ये आपका मॉडल है ये आप क्या एज्यूम करता है कि जो हमारे एक तो जो हम इनपुट यूज कर रहे हैं ना, वो एक कुछ फिक्स प्रोपोर्शन में यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, समझ लो हमें 1 यूनिट आपका आउटपुट का प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये ऐसे मानेगा कि भाई हमें कोई, हम रॉ मेटेरियल समझ लो ए और बी यूज कर रहे हैं, या हमारे इनपुट है ए और बी, तो हम 3 यूनिट ए का यूज कर रहे हैं और 2 यूनिट बी का यूज कर रहे हैं 1 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये यही एज्यूम करता है कि जो ये हम 3 और 2 का ये यूज कर रहे हैं ना, तो वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में करेंगे, हम इनको चेंज नहीं कर सकते 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो यही इसका पहला लिमिटेशन है कि ऐसा ये एज्यूम करता है। क्योंकि अगर रियलिटी में देखें तो इंडस्ट्री जो होती है आपके सब इनपुट्स को सब्स्टिट्यूट करती है, अपनी टेक्निक को चेंज करती है समय के साथ साथ, तो इसका ये एजम्पशन तब वहां पर फेल हो जाता है। सेकंड, नो सब्स्टिट्यूशन बिटवीन इनपुट, ठीक है, हमने ये इसके एजम्पशन में पढ़ा था कि ये कहती है कि जो हमारे इनपुट्स हैं उनको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो। तो अगर ऐसा होगा तो रियल मार्केट बिहेवियर में या रियल उसमें कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि इन रियलिटी में जो इंडस्ट्री होती है वो बहुत बार सब्स्टिट्यूट करती है इनपुट्स को एक दूसरे के लिए। फिर है आपका स्टैटिक इन नेचर। ये मॉडल आपका डायनेमिक नहीं है, ये एक चीजों को एनालाइज करता है वन पॉइंट इन अ टाइम, ठीक है। ये नहीं बताता है कि जो आपका इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप वो कैसे चेंज हो रहा है समय के साथ। तो ये स्टैटिक है क्योंकि ये आपका चीजों को कैसे देखता है, वन पॉइंट इन टाइम। फिर आपका नेगलेक्ट प्राइस चेंजेस। तो इसमें यही है कि ये जो आपका प्राइस चेंजेस हो रहा है, इन्फ्लेशन होता है, इनको बिल्कुल भी ये कंसिडर नहीं करता है। कौन, आपका लियोंटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल। ये ऐसे एज्यूम करता है कि जो आपका प्रोडक्शन है, वो कंजप्शन है, वो किस पे बेस्ड है, आपके सिर्फ क्वांटिटीज पे। जो आपके मूल्य है उनमें जो बदलाव हो रहा है, इन्फ्लेशन है, उसको ये कंसिडर ही नहीं करता है। कौन, आपका ये मॉडल। तो ये भी इसका लिमिटेशन है। देखो, लिमिटेशन आमतौर पे कैसे होंगी, जो हमने इसके एजम्पशंस लिए थे उन्हीं से रिलेटेड है आपकी, कि कौन सा एजम्पशन मतलब गलत है इस तरीके से। क्योंकि एजम्पशन लिया क्यों जाता है, चीजों को सिंपल बनाने के लिए, और जो भी हम मॉडल पढ़ रहे हो ताकि इजीली एप्लीकेबल हो जाए। फिर है आपका ये इग्नोर करता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अरे आपको याद होगा तो हमने इसके एजम्पशन में एक पढ़ा था कि ये क्या एज्यूम करता है, सिर्फ जस्ट कांस्टेंट रिटर्न ना। ये आपका जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्कूल होता है उसको तो इग्नोर करता है। तो इसीलिए तो ये आपकी इकोनॉमिक्स ऑफ स्कूल को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। ये जस्ट अज्यूम करता है कि आपका लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब अगर आपने इनपुट को डबल किया तो आपका आउटपुट भी डबल मिलेगा। बट रियलिटी में ऐसा थोड़ा नहीं होता, ऐसा भी तो होगा कि वो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, ऐसा तो नहीं कि सेम उसी प्रोपोर्शन में आपको मिलेगा। तो एक इसका ये लिमिटेशन है। सेकेंड है आपका हाई डेटा रिक्वायरमेंट। तो इसमें ये है कि हमें ये मॉडल यूज करना है तो उसके लिए हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ एक्यूरेट और अप टू डेट डेटा चाहिए होता है हर एक सेक्टर का, ठीक है। हमने इसमें कहा ना कि सेक्टर इंडस्ट्री आपस में दूसरे पर निर्भर है, तो हमें हर एक सेक्टर का अप टू डेट और एक्यूरेट डेटा चाहिए होता है। बट इतना इजी नहीं होता भाई, आप डेटा को कलेक्ट भी करो और वो भी अप टू डेट हो। अभी आपने जो डेटा कलेक्ट करा वो थोड़ी दिनों बाद वो क्विकली आउटडेटेड हो जाएगा, तो तब आपका जो मॉडल कैसे काम करेगा। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। फिर है आपकी, ये आपके जो एक्सटर्नल शॉक्स होता है उनको लिमिटेड ही एड्रेस करता है। मतलब जैसे आपके एक्सटर्नल शॉक्स में क्या आ गए, वॉर हो गया या नेचुरल डिजास्टर है, पेनेडेमिक है, तो ये इतने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता है आपके जो इकोनॉमिक में चेंजेस हो रहे हैं एकदम से। ये आपका जो डिमांड साइड होती है फैक्टर्स को उसको इग्नोर करता है, जस्ट सप्लाई साइड को ही ये कंसिडर करता है। ये जैसे आपका डिमांड साइड में क्या आ जाता है, कंज्यूमर डिमांड, प्रेफरेंस, इनकम लेवल, उनको तो बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहा। बट अगर रियलिटी में देखा जाए तो डिमांड का भी आपका बहुत प्रभाव होता है किस चीज में, कि क्या प्रोड्यूस करना और कितना प्रोड्यूस करना है। फिर हम इसमें क्या करते हैं,
हम कहते हैं ना कि हम अलग अलग सेक्टर को क्लासिफाई करते हैं, बट अगर इन प्रैक्टिकल देखा जाए तो इंडस्ट्री को मतलब क्लियरली डिफाइन और सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत सारे सेक्टर में, जो आपस में कैसे सेक्टर है, इंटरलिंक और मल्टी फंक्शनल वाले होते हैं। अब हो सकता है ना कि कोई ऐसी फर्म हो जो केमिकल भी प्रोड्यूस कर रही हो, प्लास्टिक भी, तो वो कैसे कैसे एक ही कैटेगरी में फिक्स हो जाएगी, तो इस तरीके से। तो हमने लिमिटेशन क्या देखी इसकी, लियोन्टिफ इनपुट आउटपुट मॉडल की। पहला कि ये अज्यूम करता है कि जो आपके इनपुट का कॉफिशिएंट है फिक्स्ड है, पहला। फिर कि आपके इनपुट्स के बीच में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, दूसरा। फिर थर्ड कि स्टैटिक है नेचर में, क्योंकि ये पॉइंट इन टाइम को पढ़ता है, जो चेंजेस हो रहे हैं ओवर अ टाइम उसको इग्नोर करता है। ये आपके प्राइस चेंजेस को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देता है, इन्फ्लेशन को भी। फिर ये आपका जो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को ही कंसिडर करता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले को ये इग्नोर करता है। सिक्स पॉइंट होता है कि लिमिटेशन में कि हमें इस मॉडल के लिए आउटडेटेड डेटा नहीं चाहिए होता, हमें कैसा चाहिए होता, अप टू डेट और एक्यूरेट डेटा। फिर ये एक्सटर्नल शॉक्स को ही भी लिमिटेड ही एड्रेस करता है, डिमांड साइड को बिल्कुल इग्नोर करता है, जिनका मतलब प्रभाव होता है किस पे, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। और इन रियलिटी इंडस्ट्री को क्लासिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और स्पेशली वहां पर जहाँ पर बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो आपस में इंटरलिंक और मल्टी फंक्शनल होते हैं। तो ये इसका आपका लिमिटेशन था।